Figure 2.1 shows hammer being used to drive a nail into a piece of wood. The mass of the hammerhead is 0.15 kilograms. तो mass जो है that is 0.15 kilogram है, and speed the hammerhead when it hits the nail is 8 meter per second. The time for which the hammerhead is in contact with the nail, that is 0.0015 seconds. The hammerhead stops after hitting the nail. This is important information. तो calculate the change in momentum. हमें क्या चाहिए? We need change in momentum. हमें momentum का change चाहिए. तो यहाँ पर हम पहले जो है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीज़ों को, और आप अपनी प्रीवियस जो थ्योरी की क्लास है उसमें हमने ये टर्म जो है मोमेंटम ये डिफाइन की थी. मोमेंटम को हमने कहा था हम पी से डिनोट करेंगे. हमारे पास कैम्ब्रिज में सिंबल इसका पी है. और मोमेंटम की जो डेफिनेशन मैंने आपको कहा था सीआईएस में लिखने के लिए, दैट वाज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी. m stands for mass of the object and v is the velocity of the moving body, and p is the momentum. This is linear momentum. अच्छा, अब मोमेंटम का अगर आप रिकॉल करें तो मोमेंटम वाज समथिंग, इस तरह की कोई चीज हमने सोची थी कि हमने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी के पास जो मोशन है उसकी क्वांटिटी को अगर आप सोचेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. अब किसी भी बॉडी की मोशन को कैसे मेजर करें, उसमें कितनी क्वांटिटी मोशन की है. तो इस पर्पस के लिए हमने ये सोचा कि अगर किसी बॉडी में ज्यादा मोशन होगी तो उसको स्टॉप करना उतना ही मुश्किल होगा. तो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. जितना बेटा मुश्किल होगा उतना ज्यादा उसके अंदर मोशन होगी, उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. तो दैट मींस दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इज इन फैक्ट इट्स मोमेंटम. ठीक है ना, यही हमने सोचा अभी कि किसी भी बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसमें उतनी ज्यादा मोशन होगी. और किसी भी बॉडी की मोशन को मेजर करने के लिए क्या चीज जरूरी है? ये जरूरी है कि कितना मुश्किल है उस बॉडी को जब वो मूव कर रही है उसको स्टॉप करना. तो इस बात को सोचते हुए हम यहाँ पर एक एग्जांपल सोच रहे हैं. क्लास में भी हमने ऐसी को मिलती जुलती एग्जांपल सोची थी. हमारे पास ये एक बुलेट है और इस बुलेट का मास जो है फर्ज करते हैं दैट इज 200 ग्राम्स, और ये हमने थ्रो की 1 मीटर पर सेकंड से. दिस इज बुलेट 1. सेम ऐसे ही एक बुलेट है, इसका मास भी 200 ग्राम है, बट अगर इसको 100 मीटर पर सेकंड से इसको फायर किया जाए तो जो बुलेट 2 है, इस सेकंड बुलेट को इट्स हार्डर, इट्स डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस बुलेट एज कंपेयर टू 1. तो इसका मतलब इसका मोशन ज्यादा है. जब इसके पास मोशन ज्यादा है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम ज्यादा है. तो यहां से हमने सीखा था कि किसी भी बॉडी के पास जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद मास. जितना ज्यादा दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद वेलोसिटी. जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. फिर सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, और ऑब्जेक्ट बी हमारे पास है और इसकी स्पीड जो है से दैट इज 1 मीटर पर सेकंड. पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास 100 किलोग्राम है. तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल है. बिल्कुल ऐसे इमेजिन करें, एक बस आ रही है, उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, आप उसको रोकने की कोशिश करें और उसके पैरेलल अगर कोई स्टूडेंट है वो मूव करता हुआ 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो एज कंपेयर टू बस उस पर्सन को रोकना बहुत आसान है. तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा है उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, उसके पास मोशन ज्यादा है. तो इसलिए ये जो इक्वेशन फाइनली हमने ड्राइव की थी दैट P = mv, ये हमारी इक्वेशन मोमेंटम की ड्राइव हुई थी.
आई होप हमें रिकॉल हो गया मोमेंटम। फिर हमने सोचा था कि मोमेंटम का चेंज, फर्ज करते हैं ये स्फीयर है, यहाँ इसकी वेलोसिटी है, फर्ज करते हैं इस वेलोसिटी को हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, और ये स्फीयर इस पॉइंट 2 पे आती है, यहाँ पे इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। सेम स्फीयर है, ये ओकेजन 1 है, और इसका जो मास है दैट इज दैट इज 0.2 किलोग्राम। तो मैं अगर आपको बोलूं बेटा इसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है इन दोनों ओकेजन्स में, तो अब आपने क्या कंसीडर करना है, आपने सबसे पहले, मैंने क्लास में भी कहा था, मोमेंटम की कैलकुलेशन में वेलोसिटी को सबसे पहले डायरेक्शन देंगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टू द राइट जा रहे हैं, दोनों सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है ये टू द राइट जा रहा है, तो सिचुएशन 2 पे जो वेक्टर वेलोसिटी का बन रहा है दैट इज टू द राइट, दैट्स व्हाई मैंने इसको पॉजिटिव साइन लगा दिया, और पहली वाली सिचुएशन पे भी मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। ये हमारे पास जो इनिशियल सिचुएशन है ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, और जो लेटर ऑन सिचुएशन है इसकी वेलोसिटी v हो गई, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब बात यह है कि इनिशियल सिचुएशन पे जो मोमेंटम होगा, इसको मैं अगर कहूँ इनिशियल मोमेंटम, मैं इसको लिख रहा हूँ पी आई, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, तो दैट वुड बी एम यू। और अगर लेटर ऑन जो इसका मोमेंटम है, मैं इसको अगर कहूँ फाइनल मोमेंटम, तो दैट वुड बी एम वी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इज फाइनल मोमेंटम। अगर मैं आपको कहता हूँ बेटा चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करो, तो आप क्या करोगे बेटा, आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे, चेंज ऐसे ही निकलती है, तो सबको पता है इस बात का। तो ये हमने इसकी जगह एम वी माइनस एम यू लिख दिया, तो चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस एम यू, या आप m कॉमन ले ले तो v माइनस यू, इस तरह से लिखा जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द इक्वेशन इज mv माइनस mu। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी के ध्यान में कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात ये। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन की तरफ वापस आ रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। वी नो द मास, हमारे पास हैमर का मास है दैट इज 0.15 किलोग्राम। वी नो द इनिशियल स्पीड जिससे ये आके स्ट्राइक कर रहा है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। द हैमर हेड स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। तो अब हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, एम हमारे पास आ गया 0.15, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, माइनस, और ये आ गया 8। अब कोई मुझे इसका आंसर बता दे। कितना आंसर है बेटा? 15, 1.2। एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। जी, आप अगर कोई नेगेटिव साइन लिखना चाह रहे हैं तो भले इसके साथ नेगेटिव लिख के यूज ब्रैकेट लगा दीजिएगा। बेसिकली नेगेटिव की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्शन की बात नहीं की हमसे। डायरेक्शन पूछता तो फिर मैं इस पे बात करता। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो अभी इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं। अच्छा, अब ये हमारे पास तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आई होप रिकॉल हो गया। अच्छा, अब इससे हम जो है यहाँ पर, अब हमने चेंज इन मोमेंटम को फाइंड कर लिया, दैट चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस यू। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू आ गया। तो बेटा अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि आप
प्लीज अगर एक इक्वेशन ड्राइव करें, फर्स्ट करते हैं हम फोर्स को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज द अनबैलेंसिंग फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, वो फोर्स जो एक्सेलरेशन कॉज करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि F इज इक्वल टू एम ए है, तो और यू नो दैट एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी मींस v माइनस u अपॉन टी, एवरीवन नोज दैट, हर किसी को पता है एक्सेलरेशन का। तो फॉर दिस एक्सेलरेशन अब मैं यहाँ पर v माइनस u अपॉन टी लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास m आ गया। तो अगर आप न्यूमिनेटर को चेक करें तो ये बन रहा है m v माइनस u अपॉन टी, ये इस तरह की सिनेरियो बन रही है। तो ये जो एम वी माइनस यू, ये वाली टर्म एम इंटू वी माइनस यू, ये इसको देखें, ये किसके इक्वल है, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अपॉन ये टी अपनी जगह पे आ गया, ये टी आ गया। तो इसका मतलब द अनबैलेंसिंग फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, अनबैलेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये फोर्स की डेफिनेशन भी यही लिखी जाती है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो आप इसी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब यहाँ से असल में दो फॉर्मूलाज बन गए, बल्कि कुछ इक्वेशंस हमारे पास आ गई। नंबर वन, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, change in momentum is equals to m v minus u। देन अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की, दैट इज फोर्स विच इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। और अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं और टी को इधर ले जाऊं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी f इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब ये जो यहां से एक नई टर्म ऐड हो गई, ये यूजुअली ये जो टर्म हमारे पास आ रही है, दिस इज इम्पल्स। बेसिकली ये इम्पल्स है। तो इम्पल्स क्या है बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जैसे एक फुटबॉल जा रही है, आप उसको आपकी तरफ आ रही है या आपसे आगे जा रही है, आप उसको फर्दर किक लगा देते हो, तो उसके मोमेंटम में चेंज आ जाती है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, हमें बॉलर ने बॉल फेंकी, हम बैट से उसको हिट करते हैं, तो हम उसके मोमेंटम में चेंज ले आते हैं, हम फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आती है। टेबल टेनिस खेल रहे हैं, रैकेट से हम बॉल को हिट करते हैं, उसके मोमेंटम में चेंज आ जाती है। तो इसका मतलब जब भी हम अनबैलेंसिंग फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में चेंज आती है। वो जो पर्टिकुलर मोमेंटम में चेंज आता है, दैट इज नोन एज इम्पल्स। उसको आप क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स को बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जाता है। पर्सनली मैं जिस तरह डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ अनबैलेंसिंग फोर्स एंड टाइम। कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। मेरा अपना जाती मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। लेकिन आप लोगों के लेवल पे अगर आप इम्पल्स को एग्जामिनर को कहेंगे इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये ठीक है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है, तो इम्पल्स की वजह से ही चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल बात है, ये गलत नहीं। तो देयर आर टू वेज टू डिफाइन इम्पल्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, दैट इज इम्पल्स, और when unbalancing force acts on a body, the change in momentum takes place, that change in momentum is impulse। आप इसको यूं भी सोच सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सिलेबस के अंदर नई इक्वेशंस ऐड हुई हैं, मैंने उसको जो है यहाँ पर कोशिश की है सारी इक्वेशंस जो है यहाँ पे जस्टिफाई कर दूं आप। ठीक है, इसमें एक चीज अभी रहती है
तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ वापस जा रहा हूँ बेटा। अब उसने हमें कहा था कि आप इम्पल्स फाइंड करें। अच्छा, अब आपके लिए अब तो यहाँ से अब समझना आसान हो गया। अभी मैंने कहा इम्पल्स किसके इक्वल होगा, मैंने अभी कहा था इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी और change in momentum. So you have already calculated that change in momentum. That means your impulse is equal to change in momentum, that is 1.2 kilogram meter per second. क्या ख्याल है? ठीक है, तो अब मैं इसको लिख लूं यहाँ पर। तो इम्पल्स यूजुअली जे से डिनोट होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी विच इज इक्वल टू 1.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो है इम्पल्स आ गया। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने फोर्स कैलकुलेट करने का, देखो फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ड्राइव करके बताया है। ठीक है, ये रहा, दिस इज व्हाट द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि फोर्स आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब बेटा ये फोर्स आप लोग कैलकुलेट करके देंगे। मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ ताकि डाटा आपको नजर आए। अब आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे आंसर व्हाट्सएप करना। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करें। एट हंड्रेड। ठीक है बेटा, शाबाश। अभी देख लेते हैं। तो force is equals to delta P upon T. Delta P is 1.2 and the T in the question is 0015, 0.0015. तो ये आ गया 0.0015। तो आप लोगों ने मुझे बताया आंसर आ रहा है 800 न्यूटन। तो हमारी एवरेज फोर्स आ गई 800 न्यूटन। आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इन अ सेंस। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स एंड फोर्स इसमें हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम जी, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें ये दो ट्रॉलीज आपको नजर आ रही हैं। इन दो ट्रॉलीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि आपके पास फिगर 2.1 शोज टू रेलवे ट्रक्स ऑन द ट्रैक। ठीक है, दो रेलवे ट्रक हैं ट्रैक के ऊपर। ये आपके पास ये बी है, ट्रक बी, और ये आपके पास ट्रक ए है। ठीक है, ये आपके पास दो ट्रक है और ट्रक ए ऑफ मास 6000 किलोग्राम इज मूविंग एट a speed of 5 meter per second. It is approaching truck B of mass 5000 kilogram, which is stationary. So truck B is initially stationary. तो मैंने इसके लिए इसकी स्पीड लिख दी u0 इसके लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है ट्रक ए जो है उसका मोमेंटम फाइंड करके दो। ट्रक ए का मोमेंटम फाइंड करके दो। अब मोमेंटम आप लोगों ने फाइंड करके मुझे आंसर बताना। शाबाश,
ट्रक ए का मास नोन है, इसकी वेलोसिटी नोन है, यू नो द इक्वेशन फॉर मोमेंटम दैट इज मास टाइम्स वेलोसिटी। शाबाश, कैलकुलेट करें, मुझे आंसर बताएं। थ्री थाउजेंड नहीं, 30,000, सॉरी। ठीक है बेटा, P इज इक्वल टू एम वी, मास आ गया इसका 6,000, वेलोसिटी आ गई 5, तो ये आप मुझे बता रहे हैं 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज और यहीं पे अभी वो भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, इक्वेशन है P इज इक्वल टू एम वी। कभी भी फिजिक्स में आपको अगर क्वांटिटी का यूनिट याद नहीं है तो फिर आप क्या करना, आप उसकी इक्वेशन देखो। व्हाट यू नीड, आपको यूनिट ऑफ मोमेंटम चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपको आंसर के साथ यूनिट लिखना है और आप भूल गए तो जैसे मोमेंटम का यूनिट आप भूल गए, आपको यूनिट ऑफ मोमेंटम चाहिए। अब ये कैसे आप सोचेंगे, मोमेंटम की इक्वेशन लिखें, फिर सोचें कि यार पी की जगह सोचें यूनिट ऑफ मोमेंटम is equal to unit of mass which is kilogram, unit of velocity which is meter per second. So unit of momentum क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिजिक्स में आप यूनिट भूल जाएं, जैसे फर्स्ट करते हैं, मुझे भूल गया कि प्रेशर का यूनिट क्या है, बट मुझे इक्वेशन याद है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा प्रेशर का यूनिट बन गया। क्लियर है बात? ये एग्जाम में परेशान नहीं हो जाना, इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होंगे, इक्वेशन याद होगी, इक्वेशन से उसका यूनिट बेटा खुद ब खुद टाइप कर लेना वहां पे, अगर फंस जाओ तो, समझ ना आ रहा हो तो ये इसका आंसर आ गया, आई होप। तो द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, द ट्रक कोलाइड, their buffers compress and then they bounce off each other remaining undamaged. After the collision, truck B has a momentum of 27,000 kilogram meter per second. Determine the impulse applied to truck B. ट्रक B पे जो इम्पल्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना। अच्छा, इम्पल्स यानी अगर मैं यहां पर आपके लिए इसको यूं सोचते हैं कि ये आपके पास जो ट्रक B आ गया और ये आपके पास जो है ट्रक A आ गया। कोलिजन के बाद B का जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम इसने बताया है 27,000 किलोग्राम। ये आ गया 27,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, नॉट किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज, ये सिनेरियो है बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द आफ्टर कोलिजन सिनेरियो जो मैंने ड्रॉ किया। तो आफ्टर कोलिजन हमें उसने कहा है कि जो बी का मोमेंटम है वो 27,000 किलोग्राम है। अब हमें इम्पल्स फाइंड करना है ट्रक बी का, तो इम्पल्स जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बी के मोमेंटम का चेंज सोचो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही मैंने अभी कहा था। तो बेटा ये जो मोमेंटम है दिस इज आफ्टर कोलिजन, ये मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम। तो 27,000 आपके पास आ गया फाइनल मोमेंटम। और इनिशियली अगर आप इसको देखें यहाँ पर ट्रक बी को, तो ट्रक बी स्टेशनरी है। जब कोई बॉडी स्टेशनरी होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम होगा जीरो। तो इसका इनिशियल मोमेंटम है जीरो, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है। अगर इसका मास 5,000 में यहाँ रख दूं और इसकी वेलोसिटी जीरो रख दूं तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय 5,000 आंसर जीरो आ जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी होगी तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। तो इसका मतलब बी का इनिशियल मोमेंटम जो है दैट इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम 27,000।
ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को। ये हमने यहाँ 0 रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 27,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास 27,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका इम्पल्स आ गया। तो मसला भाई इसमें सबको बात, सिचुएशन क्लियर होगी, समझ आ गई है। द ट्रक इज इन कॉन्टेक्ट 0.60 सेकंड के लिए। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑन द ट्रक। नाउ यू नो द इम्पल्स, डेल्टा पी आपके पास आ गया। यू नो दिस इज द टाइम फॉर कोलिजन, ठीक है, एंड एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो प्लीज अब इसको इक्वेशन में वैल्यूज रखो और मुझे आंसर बताओ। $45,000। ठीक है बेटा, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट दिस फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक के। जी बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक ए। ट्रक ए की फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पिक भी इसलिए किया था क्योंकि एक चीज इसमें रहती थी, वो मुझे यहाँ पे आपको समझानी है। तो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जैसे फर्ज करते हैं, ये हमारे पास ट्रक है ए और ये हमारे पास है बी। इसकी वेलोसिटी ये u1 है, इसकी वेलोसिटी ये u2 है, और दे बोथ कोलाइड, ये कोलिजन में शो कर रहा है। एंड आफ्टर कोलिजन बोथ आर अगेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मैं इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है ना हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। दिस इज दिस सिचुएशन इज बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। ठीक है, कोई भी इवेंट, कोलिजन मतलब इवेंट है बेटा, किसी भी इवेंट से पहले और इवेंट के बाद, जैसे एक्सप्लोजन से पहले, एक्सप्लोजन के बाद। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन ये सिनेरियो है, ये ड्यूरिंग कोलिजन जब वो इवेंट टेक प्लेस कर रहा है, और ये सिनेरियो आपके पास है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर दैट इवेंट। याद रखना, फिजिक्स में कोई इवेंट है, उससे पहले मोमेंटम और उस इवेंट के बाद मोमेंटम। जैसे अगर स्नूकर खेल रहे हैं, स्नूकर में बॉल जा रही है, वो कुशन से, साइड के जो कुशन होते हैं इलास्टिक बैंड, उनसे टकराती है, टकरा के वापस आती है। तो बिफोर कोलाइडिंग दैट इलास्टिक बैंड एंड देन आफ्टर, तो दोनों मोमेंटम्स को देखा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है बात ये? अब बेटा यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अब ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ए को फोर्स लगाएगा, ऐसी है ना, जैसे आप मेरे पर फोर्स लगाए, मैं आप पे फोर्स लगा रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोचते, तो दिस इज फोर्स, मैं बी को कंसीडर कर रहा हूँ। फोर्स ऑन बी किसने लगाई बेटा? ए ने लगाई। दिस इज फोर्स किस पे लग रही है? ए पे। किसने लगाई है? बी ने। बी धक्का दे रहा है ना इसको इस तरफ। यहाँ पर देखें, ये बॉडी बी है, फोर्स बी पे लग रही है, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस में लिखा हुआ आ जाए तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब है फोर्स ऑन बी बाय ए, और ये इसका मतलब है फोर्स ऑन ए बाय बी। तो मसला इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बताइएगा। तो ये हमारे पास फोर्स के नाम कैसे रीड करते हैं। दूसरी यहाँ पे एक सिचुएशन समझ लें बेटा, ये वाली फोर्स जो है ये टू द राइट है। यूजुअली टू द राइट वेक्टर हम पॉजिटिव लेते हैं,
और ये वाली फोर्स जो है ये टू द लेफ्ट है, तो यूजुअली टू द लेफ्ट फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं। बोथ द फोर्सेस अगर आप देखें एक दूसरे से अपोजिट है, वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट एंड अदर वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इफ यू कंसीडर दिस सिनेरियो, ये कोलिजन वाले सिनेरियो को पहले सोचें, तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बाय बी, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट both the forces are opposite to each other. So this is Newton's third law. ये न्यूटन का third law है। For every action there exists equal and opposite reaction. For every action there exists equal and opposite reaction. तो इसका मतलब whenever collision takes place, it obeys Newton's third law. Collision हमेशा न्यूटन के third law को obey करते हैं। उसमें जो बॉडीज के ऊपर फोर्स लगती है एक दूसरे पे, वो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब दोबारा वापस इस सिनेरियो पे आ जाते हैं, ये सिनेरियो और ये सिनेरियो, इस पे वापस आते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा। अब बेटा ये हम डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर। तो जो मोमेंटम है उसका एक यूनिवर्सल एक लॉ है, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल के मुताबिक फॉर क्लोज्ड सिस्टम momentum is always conserved unless an external unbalancing force X। इसको आसान कर देते हैं। For a closed system, momentum sum of momentum before collision is equal to sum of momentum after collision until an external force acts। ये उस वक्त तक होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दो तरह से इसको डिफाइन करता है। तो मुझे पर्सनली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कदरे आसान लगती है। तो व्हाट आई कंसीडर्ड, ये मैंने एक क्लोज सिस्टम कंसीडर किया। तो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम। ठीक है, अब देखते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम क्या बन रहा है। इसका मास अगर m1 है, इसका मास m2 है, तो इसका मोमेंटम बनेगा m1u1 और इसका मोमेंटम बनेगा m2u2। तो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिनेरियो पे आ जाए, इसका मास वही m1 रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा ना बेटा। तो दिस इज m1v1 प्लस m2v2, दिस इज आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या बन रहा है, m1v1 प्लस m2v2। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर कोलिजन सम ऑफ मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आप लोगों को याद भी है जी बेटा, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है, अब ये सवाल जो अभी मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था, ये इसने पूछा है कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रक ए।
अब इस सवाल पे वापस जाते हैं, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। देखें ये ट्रक ए का ये बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी गिवन है, दिस इज योर वेलोसिटी u1 एंड दिस इज वेलोसिटी u2 व्हिच इज 0। ठीक है, मैं ये सारा पहले इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है बेटा, तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई u2, और यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी है v2 और ये इसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, तो अब बेटा अगर इसी इक्वेशन को जो यहाँ पर अभी कंजर्वेशन की मैंने बनाई थी इक्वेशन, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर हम सोचें तो ये आ गया बिफोर और फिर आ जाएगा आफ्टर, तो ये बन रहा है m1u1 प्लस m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2. This is before collision momentum of truck A. This is before collision momentum of truck B. This is after collision momentum of truck A, and this is after collision the momentum of truck B. अब डायग्राम पे आ गए, आई होप इसमें कोई मसला नहीं है। डायग्राम पे अगर कोई मसला है तो अभी डायग्राम पे वापस आ जाओ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस इज पी बी, इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस इज पी ए, आफ्टर कोलिजन मैंने इसको लिखा पी प्राइम बी और इसको मैं लिख रहा हूँ पी प्राइम ए। ठीक है, तो इनके सम एक दूसरे के बराबर होंगे। आई होप क्लियर होगी बात, ये कोई मसला नहीं है। अब जरा इसी डायग्राम पे जरा कैलकुलेशंस करते हैं। इसका इनिशियल ये बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम 0 क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0। इसका मोमेंटम क्या बनेगा पी ए, ये बनेगा 6000 इंटू 5 जो आप मेरे ख्याल से अभी फाइंड कर चुके हैं ए का मोमेंटम ये रहा। तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम आपने फाइंड किया दैट वाज 30,000। आफ्टर कोलिजन बी का मोमेंटम उसने 27,000 आपको खुद बता दिया, ये क्वेश्चन में उसने बताया दिस वन। तो अगर आप इसका आफ्टर कोलिजन ए का मोमेंटम फाइंड कर लें तो फिर आप इससे इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो मसला भाई मेरा मेरा मैसेज कन्वे हो गया। ठीक है, तो अगर आप इन सब के मोमेंटम्स की इंस्टेड ऑफ वेलोसिटीज में डिफरेंट अप्रोच यूज करो, ये रेस्ट पे था इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0, इसका मोमेंटम हमने फाइंड किया है बिफोर कोलिजन दैट इज 30,000, इसका मोमेंटम उसने खुद बताया दैट इज 27,000। अगर मैं ये जो अननोन है इसको इक्वेशन में रख के मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन फाइंड कर लो तो मैं इससे ए की वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो फिर मैं ये इक्वेशन यहाँ से अब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और जहां हमने सम सॉल्व करना है वहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब ए का मोमेंटम हम फाइंड कर चुके हैं दैट वाज 30,000, बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0, ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मैंने फाइंड करना है। अच्छा एक चीज अभी गलत की है मैंने इसमें, एक चीज रह गई है, आई एम सॉरी, अभी मेरे जहन में आई है सॉल्व करते हुए। ये वाले मोमेंटम की डायरेक्शन देखो बेटा, ए का बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखो कैसा होगा, जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग सजेस्ट करो। मोमेंटम वेक्टर होता है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सजेस्ट करो बेटा। जी नेगेटिव होगा, सही है, ये मोमेंटम नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये टू द लेफ्ट मूव कर रहा है, टू द राइट यूजुअली हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टू द लेफ्ट जो है ये मूव कर रहा है, यस अपोजिट है उससे। ठीक है बेटा,
डायरेक्शन चेंज नहीं हुए भाई, ये तो जा ही उल्टे हाथ पे रहा है। कौन सी डायरेक्शन चेंज हुई बेटा, ये इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, जा ही टू द लेफ्ट रहा है, तो ये मोमेंटम नेगेटिव होगा। वेक्टर है बेटा, अगर लेफ्ट होगा तो वेक्टर नेगेटिव होता है, तो दिस शुड बी विद नेगेटिव साइन। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता बेटा, आफ्टर द कोलिजन आप लोग मुझे सजेस्ट करें, आफ्टर द कोलिजन यही अज्यूम कर लो कि ये टू द लेफ्ट ही जा रहे हैं दोनों, यही अज्यूम कर लें, देख लेते हैं आंसर खुद बताएगा हमें, यही अज्यूम कर लेते हैं। चलें, ये भी इधर जा रहे हैं और ये भी इधर जा रहे हैं, तो दोनों मोमेंटम नेगेटिव होगा आफ्टर कोलिजन। एग्रीड? कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने यहाँ पर दोनों की, मुझे डायरेक्शन क्वेश्चन में नहीं पता बेटा, मैं खुद अज्यूम कर रहा हूँ। अभी देख लेते हैं हमारी अजम्पशन सही भी है कि गलत है। मैंने अज्यूम कर लिया ये दोनों टू द लेफ्ट ही जा रहे हैं, ठीक है ना? अभी पता लग जाएगा, सवाल आंसर खुद बताएगा। तो यहाँ पर ये मैंने माइनस साइन रखा, क्यों रखा? क्योंकि ये मोमेंटम टू द लेफ्ट था, ठीक है। इसके साथ भी मैंने माइनस साइन रखा, ये भी टू द लेफ्ट था, लेकिन आफ्टर कोलिजन उसने मुझे ये 27,000 बताया है, ऐसा है। अब बेटा इसको इधर ले जाते हैं, -30,000 प्लस 27,000, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी प्राइम ए। अब जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। -3,000 माइनस पी प्राइम ए, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, माय आंसर इज पॉजिटिव। जब भी बेटा वेक्टर में आप डायरेक्शंस देते हैं और आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा होता है, तो इसका मतलब योर अजम्पशन इज करेक्ट, यानी मैंने जो यहाँ अज्यूम किया मेरी अजम्पशन वो करेक्ट थी, एंड दैट मोमेंटम इज 3,000, ठीक है। ये 3,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गई, ये मोमेंटम आया, अभी स्पीड नहीं आई है। अब यहाँ से मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो बेटा मोमेंटम ये आ गया 3,000, ए का मास कितना है बेटा? ए का मास है 6,000, ये आ गया 6,000 इनटू वेलोसिटी, तो 3,000 अपॉन 6,000 इज इक्वल टू वी, तो ये आपके पास आ गया 1/2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। तो मसला इसमें, जी 0.5 आ गई, ये क्लियर होगी बात। ये हो गया इसका एक तरीके का। एक सेकंड अप्रोच सिखा रहा हूँ, सेकंड अप्रोच सिखा दूं या इससे यही काम चल जाएगा इससे? चलें ठीक है भाई, नहीं सिखाते, ये कह रहे हैं आप। अच्छा आप कह रहे हैं सिखा दें, चलें सिखा देते हैं भाई, ठीक है बेटा। बड़ा आसान काम है। सेकंड अप्रोच ये है कि लॉस इन मोमेंटम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू गेन इन मोमेंटम ऑफ बी। ऐसे ही है ना बेटा, बी रेस्ट पे था, यहाँ पे देखें बी रेस्ट पे है, ए आके इससे टकराएगा। अब जरा विजुलाइज करो, स्नूकर टेबल को जरा जहन में लेके आओ। स्नूकर टेबल पे आप व्हाइट जो क्यू बॉल है उसको हिट करते हैं, और एक स्टेशनरी रेड बॉल से जब वो जाके व्हाइट बॉल स्ट्राइक करती है, तो व्हाइट बॉल का मोमेंटम कम हो जाता है और रेड बॉल मोमेंटम गेन कर लेती है। तो ऐसे ही यूं सोचें, ये क्यू बॉल व्हाइट वाली बॉल है, ये जाके इस रेड बॉल को हिट कर रही है, तो ए का मोमेंटम लॉस होगा और बी का मोमेंटम क्या होगा, गेन होगा। सही है? तो जितना लॉस होगा उतना गेन होगा।
तो बेटा मोमेंटम चेंज अभी आपने बी के लिए फाइंड की थी, बी के लिए कितना आया था मोमेंटम चेंज? 27,000 आया था। ऐसे यही आया था ना 27,000। और जो लॉस इन मोमेंटम आप ए का फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? ए का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ए के फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे और फाइनल मोमेंटम ए का फाइंड कर लेंगे, यानी फाइनल मोमेंटम इसका बनेगा 27,000 माइनस पी आई। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने माइनस क्यों किया। इनिशियली ये बेटा ए जो है नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको माइनस किया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने वैल्यू रखी है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में रखी जाएगी। ये तो फॉर्मूले का नेगेटिव है क्योंकि आपने डिफरेंस लेना है, चेंज निकालना है, तो ये फॉर्मूले का माइनस है। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से इसकी ए की मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, अब ये हो जाएगा 27,000। अच्छा ये भी आपके पास नेगेटिव में ही आएगा, सॉरी ये भी नेगेटिव में आएगा, माइनस 30,000। तो वी ए वुड बी माइनस 3,000 अपॉन 6,000। ये आपके पास आ जाएगा 1/2.5। ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, जो आपको आसान लगे आप उस अप्रोच को यूज करें। तो इसमें जो हमारे पास मोमेंटम के अंदर जो नई चीजें ऐड की उसने, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं इन दो क्वेश्चंस के अंदर वो सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली ये रिवीजन मुझे कराना था इसका, और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए ताकि आपके पास जो है जी चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स है। तो आपके पास जो है ये इक्वेशन यहाँ पे कहीं मैंने लिखी थी, ये नहीं। तो इसमें मैं एक इक्वेशन का इजाफा कर देता हूँ और वो इक्वेशन हम लिख देते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, या फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ A, इनिशियल मोमेंटम ऑफ B, फाइनल मोमेंटम ऑफ A प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ B।